So in this article we are going to see in details about how the current is flowing related to the movement of electrons inside the conductor, है ना, वो सारा चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स देखना पड़ेगा, बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स है वो हमें देखना पड़ेगा और हर एक छोटे छोटे टर्म एक एक क्वेश्चन सोच के चलिए, ठीक है। पहला टर्म है, हम देखेंगे व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या मतलब है? कोई हाथी घोड़ा चीज तो है नहीं। इट इज डिनोटेड एज जे, रिमेंबर इट इज ए वेक्टर। It is defined as the current passing per unit normal area। कितना सिंपल डेफिनेशन है। सपोज हम कहेंगे कोई एक वायर है, ये वायर में करंट डेंसिटी जब हम निकालते हैं, करंट डेंसिटी किसी पॉइंट में निकालते हैं। सपोज आई वांट टू नो द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, ठीक है। एट दिस पॉइंट हमें करंट डेंसिटी पता करना है और इस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, करंट कुछ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ एरिया ले लो छोटा सा, से इस एरिया से कितना करंट जा रहा है। सपोज दिस एरिया इज ए स्मॉल एरिया ds। Now I ampere of current is passing through this point. Now if you say P is the point of concern, then आप कहोगे current density at P, current density at P, you can write it as Jp. I'm talking about the magnitude. कितना होगा? It is I by ds, that is एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें पहला चीज तो समझ में आना चाहिए कि करंट डेंसिटी इज ए पॉइंट फंक्शन, मतलब इट इज डिफाइंड एट ए पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इट इज ए पॉइंट फंक्शन, इट इज नॉट डिस्क्राइब्ड ओवर ए रीजन, इट इज डिस्क्राइब्ड एट ए पॉइंट। सिमिलरली करंट डेंसिटी इज ए पॉइंट फंक्शन। जिस पॉइंट में आपको करंट डेंसिटी निकालना है, उस पॉइंट के पास आप एक छोटा सा एरिया ले लो ds इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट। यहाँ पर आपको करंट डेंसिटी पता करना है, ऐसे करंट जा रहा है तो करंट को परपेंडिकुलर करके एक छोटा सा एरिया ले लो। देखो इस एरिया से कितना करंट जा रहा है, जितना करंट जा रहा है that by ds is the current density, ठीक है ना। अब ये करंट डेंसिटी डीसी के केस में आप लोग मोस्टली डीसी के केस में डील करते हो, डायरेक्ट करंट्स वी आर डीलिंग इन प्लस टू लेवल, जबकि इंजीनियरिंग में डीसी वीसी कुछ नहीं होता, ओनली एसी, क्योंकि दुनिया का सारा कुछ तो एसी में चलता है। तो डीसी में क्या होता है? डीसी के केस में यू विल सी इफ हियर इज ए वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो यू विल सी द करंट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया। जबकि इन केस ऑफ एसी, एसी में देखोगे दैट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। व्हेन you are passing alternating current through a wire, you will see more current is passing close to the skin and less current is passing in the axial zone। ज्यादा का ज्यादा करंट स्किन के आसपास होता है और बीच में कम करंट रहता है। कभी कभार तो हाई करंट कैरिंग कंडक्टर्स में, एसी में, जहां पर हाई करंट लेना चाहते हैं वहां पर क्या करते हैं, वी यूज हॉलो कंडक्टर्स, क्योंकि अंदर से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, हम कपर क्यों रखेंगे। दैट वे वी रिड्यूस द वेट ऑफ द कंडक्टर, वी यूज हॉलो कंडक्टर्स, ठीक है। सो इन केस ऑफ एसी बिकॉज ऑफ इंडक्शन इफेक्ट द करंट कंसंट्रेट्स टू द सरफेस। मैं जस्ट एक्स्ट्रा बता दिया, डोंट वरी, आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन डीसी में करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका मतलब हुआ अगर कोई एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और जिसके अंदर से आई करंट जा रहा है, तो आप कहोगे उसका करंट डेंसिटी है आई बाई ए। डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज करंट डेंसिटी। नाउ वी शैल सी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग पढ़े इन पॉइंट फॉर्म। ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म मतलब ओम्स लॉ हम कहते हैं कि the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference, मतलब the entire conductor लेते हैं। Ohm's law can be applied at a particular point, एक particular point में भी Ohm's law अप्लाई कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। Supposing हम कहेंगे this is what is a wire, ये वायर के अंदर से हम कुछ करंट पास करवाना चाहते हैं and we apply a potential difference across this. Let L is length of conductor। देखो चीजें नए हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं है और these are the real pure साइंस का पार्ट है। हम लोग तो फिजिक्स को मैथमेटिक्स जैसा न्यूमेरिकल में भर दिए हैं, जबकि प्योर साइंस में तो अंदर जाओ तो काफी कुछ चीजें हैं समझने के लिए। तो ये एक पार्ट ऑफ दैट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। L is length of conductor, say A is area of cross section of conductor, V is potential difference across conductor। ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर भी मालूम हो गया है। ठीक, अब सोचो तो यू अप्लाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ओवर ए लेंथ L, सो दैट विल एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट, दैट विल एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे, ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो इसके चलते होगा क्या, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगे तो हम कहेंगे करंट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो E कितना है, E यू नो इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट और E का मैग्नीट्यूड कहेंगे तो इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड। इनफैक्ट E इक्वल टू माइनस dV by dx, लेकिन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो माइनस n को छोड़ दें। Now dV is the potential difference V over a length L, L दिया गया है length, तो it is coming out to be V by L। हाँ, ये चीज हमें समझ में आया। Now by Ohm's law, by Ohm's law हमें क्या मालूम है, V is equal to I into R, ये हमें मालूम है। अब R क्या था, थोड़ा वैल्यू लिख देते हैं। R क्या था, इट वाज I into rho L by A। Now you can bring this L to this side and you find V by L, थोड़ा इसको यहाँ से लिखेंगे तो ठीक से जगह बनेगा। By Ohm's law V is equal to I into R implies V is equal to I into rho L by A implies V by L, L को इधर ले आए, V by L is equal to rho I by A। yes, ये V by L क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, I by A क्या था, करंट डेंसिटी। तो व्हाट यू फाइंड, E is equal to rho J। E किस डायरेक्शन में था, देखो यहाँ पर ऐसे था, करंट कैसे था, करंट वाज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या था, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मींस J and E are in same direction। ध्यान रहे, you can vectorially write like this, that means in a conductor at any point if you know the current density you can find out the electric field intensity at that point inside the conductor। ठीक है, तो आप कहोगे सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आप चिल्ला चिल्ला के महीना भर पड़ा है, अभी बोलो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। हाँ आ रहा है, वो कब था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, when the charges are at rest but now the charges are in motion, they establish a current। ठीक है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पर यहाँ पर तो देखोगे खाली चार्जेस मोशन में है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। एनीवे
तो किसी भी पॉइंट में अगर आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इनसाइड ए कंडक्टर, आप क्या करने वाले हो? सिंपल सा चीज, मैथमेटिकल प्रोसेस हुआ, न्यूमेरिकल करने के लिए प्रोसेस हुआ। कंसीडर ए स्मॉल एरिया, सी व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू इट। Once you get the current passing through it, current by area is the current density. Current density multiplied to rho, the resistivity, gives you the electric field at that point. क्या मैं ये चीज सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes. When a potential difference is applied, potential difference is applied across a conductor, an electric field is established from in the conductor, inside the conductor, directed from higher to lower potential, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पूछेगा कोई कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो एक करंट फ्लो करता है, क्यों नहीं? ओम बोले, ओम बोलने से थोड़ी होता है, हमें तो देखना है कि क्यों फ्लो कर रहा है। When you apply a potential difference, you know there will be an electric field. Now the free electrons will experience a force in the opposite direction of electric field. Electrons उल्टे भागने लगेंगे, तो current will be in the direction of electric field. Okay, तो ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, इसको देखना है। When a potential difference is applied across a conductor, an electric field is established inside the conductor, directed from higher to lower potential. So the free electrons move in opposite direction of E and establish a current in direction of E, means from higher to lower potential. So because of this electric field, free electrons start moving in the opposite direction of E, so current is established in the direction of E. Now how the electrons are moving? How the electrons are moving, उसको हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए, क्या इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए तब भी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, तो उस चीज को ही हमें लिखना है और हमें अकाउंट में लेना है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन्स का बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम एक टर्म लेंगे, पॉइंट नंबर 4, थर्मल वेलोसिटी। क्या थर्मल वेलोसिटी? अब इसको मैं U से डिनोट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे वेलोसिटी आएगा, मैं इसको U से डिनोट कर रहा हूं। तो क्योंकि बाद में हम इसको इनिशियल वेलोसिटी लेने वाले हैं, तो इसको अभी से U से डिनोट करते हैं, थर्मल वेलोसिटी। क्या हो रहा है, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए हो किसी कंडक्टर के क्रॉस में, तब भी यू नो इट इज एट सर्टेन टेम्परेचर, एंड एट एवरी टेम्परेचर एवरी बॉडी गिव्स थर्मल रेडिएशंस। At every temperature, every body gives thermal radiations. Even आइस में से भी थर्मल रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। At absolute zero temperature में थर्मल रेडिएशन नहीं होता है। तो जो कंडक्टिंग मटेरियल है इसमें से थर्मल रेडिएशंस निकल रहे हैं, those radiation photons are absorbed by other electrons. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके इधर उधर जंप करते रहते हैं, ठीक है। तो जब वो कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन को खाता है वो हायर ऑर्बिट में जंप करता है, फिर जब वो वापस आता है, क्योंकि वो हायर ऑर्बिट उसके लिए अनस्टेबल ऑर्बिट है, द एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। अगर वो अनस्टेबल ऑर्बिट है, फिर से वापस आएगा तो जितना फोटोन खाया था उतना निकाल देगा, है ना। तो उस फोटोन को कोई दूसरा खाया, दैट वे द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट प्रोपगेशन इन रैंडम डायरेक्शंस। इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं किसी एक मटेरियल के अंदर, कितना मिलियंस बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। So they all randomly start jumping,
बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग, सी एक इलेक्ट्रॉन ए से गया, एक इलेक्ट्रॉन ए से गया, एक इलेक्ट्रॉन ए से गया, कोई किधर जंप कर रहा है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर देखेंगे ये बॉडी जहां पे था वहीं पे रखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, दैट मींस वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस थर्मल वेलोसिटीज इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। सारे बराबर इधर उधर ऐसे जा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का 0। देखो सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक मास है m, इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, इधर एक मास है m, इधर जा रहा है v वेलोसिटी में। What is velocity of center of mass? It is m1 v1 plus m2 v2. हम जानते हैं बचपन में पढ़े m1 plus m2 and you see here v1 m1 m2 सब तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मास है, तो m1 m2 बराबर है। v1 को अगर लेंगे माइनस v, v2 को लेंगे प्लस v, क्या हो गया, जुड़ गया 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ जितने सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर छलांग लगा रहे हैं इधर उधर, सबका थर्मल वेलोसिटी को अगर जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 0, रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी 0। दैट मींस अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल वेलोसिटीज को हम u1, u2, u3, u4 ऐसे बोलते हैं, तो सबको जोड़ोगे तो u1 plus u2 plus u3 plus u4 etc. will be equal to 0। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। मतलब इवन when you are not applying any electric field, the electrons are not at rest, they are under random jumping, random moving, arbitrary motion। ठीक है, तो लिखेंगे even when no external field is applied or no potential difference field, right? No potential difference is applied across the conductor the three electrons or conduction electrons keep jumping randomly in different directions by absorption of thermal photons, ठीक है। अच्छा, थर्मल फोटोन खा के ये रेंडमली जंप करते रहते हैं। they move in such a way that the velocity of center of mass of the system is 0। सेंटर ऑफ मास सिस्टम का मूव नहीं कर रहा है ना। सो इफ u1, u2, u3 etc. refer to the thermal velocities of different electrons, then u1 vector plus u2 vector plus u3 vector, that is equal to summation of ui is equal to 0। ये हमें जरूरत पड़ेगा while making derivation। why summation of thermal velocity 0 समझ में आपको आ गया है ना। मैं अक्सर इसको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके देता हूं, बट वो एग्जाम्पल आप समझ पाओगे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ऐसा होगा तो। कभी कभार आप कहीं खुले मैदान में शाम के वक्त खड़े हैं, सो सडनली यू फाइंड ए क्राउड ऑफ फ्राइज, छोटे छोटे कीड़े आपके सर के ऊपर मंडराने लगते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, आप कभी कभी देखे होगे। तो वो सारे कीड़े रेंडमली मूव करते रहते हैं, कोई रेस्ट में नहीं रहता है।
लेकिन दैट कॉलम ऑफ फ्राइज ऑलवेज रिमेन ऑन योर हेड ओनली। दैट मीन्स वो सारे कीड़े जो इधर उधर मूव कर रहे हैं उनका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि नहीं तो पूरा तो क्राउड तो मूव कर जाता। Or else you think of a gas molecules inside a container. They are all continuously in random motion. But what is the velocity of center of mass? 0. That means अगर सारा गैस मॉलिक्यूल का, हर एक गैस मॉलिक्यूल का मास बराबर होता तो सबका वेलोसिटी को अगर जोड़ देंगे तो 0 होगा। अदरवाइज अगर मास सबका बराबर नहीं होता तो सबका मोमेंटम को जोड़ देंगे तो 0 होगा। नेट मोमेंटम इज 0, लेकिन यहाँ पर मासेस बराबर है, नेट मोमेंटम 0 है तो मास कॉमन चले जाएगा। सो समेशन ऑफ ऑल वेलोसिटीज इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज रिलैक्सेशन टाइम। आता है एग्जाम में लिखने के लिए, व्हाट यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो नाम क्या हुआ इसका, रिलैक्सेशन टाइम। क्या हुआ, आपके पास एक कंडक्टर था, आपने उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो जो एक बाहर का इलेक्ट्रॉन गया अंदर, जिग-जैग मोशन करते हुए टकराते हुए वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कोलिजन हुआ, यहाँ पर एक कोलिजन हुआ, यहाँ पर कोलिजन, यहाँ पर कोलिजन, हर जगह कोलिजन हो रहा है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के साथ। द टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जब आप कोई इसमें वोल्टेज अप्लाई कर देते हो ना, किसी एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको कहते हैं कर्नेल। ठीक है, आपका नहीं है कोर्स में कर्नेल। तो ये जाते हैं, यहाँ पर आया कुछ वेलोसिटी में आया, जैसे इसको टकराया उसमें अब्सॉर्ब हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां से फिर से थर्मल वेलोसिटी के कारण निकला और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेलोसिटी पाया, दोनों मिलकर फिर भागने लगा, इधर आके कहीं टकराया। सो इट मूव्स फ्रॉम कर्नेल टू कर्नेल। हर कर्नेल पे टकराने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। आफ्टर एवरी कोलिजन वेलोसिटी बिकम्स 0, अगेन द वेलोसिटी स्टार्ट्स। समझ में आ रहा है? सो दिस वे द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो ये जो टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम उसका कितना है, एक कोलिजन से दूसरा कोलिजन के बीच में वो रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि मारपीट नहीं हो रहा है उसके साथ। जब वो रिलैक्स कर रहा था तो हम कहेंगे उसको रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि फिर जाकर टकराएगा, मारपीट होगा, फिर से उसके बाद निकलेगा तो फिर से रिलैक्स करेगा, है ना। तो अब क्या हुआ, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। मान लो कि एक चोर पकड़ा गया है, अब वो एक पुलिस स्टेशन 1 में पहुंचा, पहले पकड़ा गया, यहाँ पर लाया गया, यहाँ पर कूट दिए लोग, फिर से यहाँ पर लेके गए हेड पुलिस स्टेशन में, तो वहां पर गया, फिर से कूट दिए लोग। मतलब वो रिलैक्स कब कर रहा था, बिटवीन टू पुलिस स्टेशन ही उसका रिलैक्सेशन था। अभी समझ में आ गया ना। तो ये है रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर समय पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या आपको लग रहा है कि यहाँ का रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ का रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ का रिलैक्सेशन टाइम सब बराबर होगा? नहीं, इट डिपेंड्स। ये सब बराबर होगा कोई जरूरी नहीं है। देन हाउ विल डिफाइन इट, वी डिफाइन इट एवरेजली एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। एवरेजली जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकालते हैं वो बराबर निकलता है। मतलब एक पर्टिकुलर समय पे, इंस्टेंट पे हम निकालेंगे इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का। चलो रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ 1। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन का टाउ 2 है, तीसरा का टाउ 3 है। ऐसे देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन मोशन। कितने तो इलेक्ट्रॉन वी डोंट नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। तो सारे का रिलैक्सेशन टाइम को जोड़ के अगर हम n से डिवाइड कर देंगे, यू गेट ए ओवरऑल और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड यू विल सी दैट इज सेम एट एवरी इंस्टेंट। क्या मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूं? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है, दूसरे समय में उसका रिलैक्सेशन टाइम वही नहीं है, कुछ दूसरा है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर सारा इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम को निकाल के जोड़ के n से डिवाइड कर देंगे, द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और ओवरऑल रिलैक्सेशन टाइम और इन जनरल कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम इज कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट। ओके, तो हम कहेंगे द time taken by an electron
इलेक्ट्रॉन बिटवीन और द टाइम इलास्ड कितना समय गया है, टाइम इलास्ड बिटवीन two consecutive collisions of an electron is called relaxation time of the electron at that instant। क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन का अलग अलग समय पे अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द मीन फ्री पाथ बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करके उसका कोलिजन्स होंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओवरऑल और एवरेज, अच्छा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है, अच्छा ऐसे लिखेंगे, इफ tau1 tau2 etc are relaxation times of different electrons at any instant। ठीक है, at any instant, then the average relaxation time is given by tau average और tau naught कह लो, tau naught is equal to tau1 plus tau2 plus tau3 and so on, सबका जोड़ो डिवाइड बाई n कर लो। दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे, टाउ जीरो से। मैं पूरा की पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसका फील आ जाए। कोई आपको इसके ऊपर डिटेल्स में नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या मालूम है आप चल के आगे चल के कोई आइजर नाइजर कहीं जाएगा, प्योर साइंस में पढ़ेगा, कहीं कुछ रिसर्च करेगा, तो आपको नॉलेज समझ में आना चाहिए कि रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स आर डिफरेंट बट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज सेम एट एवरी इंस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? इज इट अंडरस्टूड? ठीक, तो हम देख लिए कि जो आपका रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स आर डिफरेंट, बट ये जो हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाले दैट इज कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट। तो आप कहोगे टाउ जीरो इज ए कांस्टेंट फॉर ए particular potential difference at constant temperature। क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो फिर जो थर्मल वेलोसिटी था वो ज्यादा होगा, वो सब पुचक जोर से कूदेंगे तो जल्दी जल्दी जाके मारपीट करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। You clearly see, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, what you see, the relaxation time will increase or decrease? Obviously it will decrease, क्योंकि the thermal photons will be more powerful. Electrons after absorbing the thermal photons will jump with greater speed, तो फिर जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, रिलैक्सेशन टाइम will decrease। तो वो एनालिटिकल पार्ट आपके पार्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। मैं अननेसेसरी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं दे रहा हूं बिकॉज यू विल हैव टू कैरी अगेन दोस नॉलेज। कोई पूछेगा नहीं इसलिए खाली बता दिया, आपकी जानकारी में होना चाहिए, ताकि इस बेसिस में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि टेम्परेचर बदलने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों बदलता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्यों बदलता है, कोई स्कूल में नहीं पूछेगा। बट आपके पास थोड़ा सा बियॉन्ड दी एज नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप हर जगह ढंग से चीजों को सोच पाओ। तो पता चल गया tau zero is a constant for a particular potential difference at constant temperature।
ठीक है, ये चीज हमें समझ में आया। नाउ लेट अस गो टू पॉइंट नंबर 6. वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को संभालने की कोशिश करेंगे. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी चीज को ही समझने के लिए इतना सारा समय लग रहा था. असलियत में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. बड़े बड़े टीचर्स भी मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल देते हैं और सीधा ठोक के बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी गलत दिया है, एनसीईआरटी गलत नहीं दिया है, सही दिया है, और अपना गलत एक्सप्रेशन ले लेते हैं. ठीक है, यू कैन सी वो क्या सोचते हैं कि ये एक्सीलरेशन है, तो मतलब जो एक्सीलरेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको वन डायमेंशनल मोशन लेके सॉल्व कर देते हैं, एक 2 का टॉर्क ले आते हैं, जबकि वो वन डायमेंशनल मोशन नहीं है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया, दूसरा यहाँ पर जाकर दूसरा टकराव होगा, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, तो ऐसे टेढ़ा होकर जाएगा. द मोशन इज नॉट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. जैसे मैं आपको दिखाया कि किसी एक कंडक्टर के अंदर जैसे फिगर बना देते हैं ना, तो दैट क्रिएट्स मिसकंसेप्शन. इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसा नहीं होता है. सी सपोज आई से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. नाउ इलेक्ट्रॉन जो फेंके हैं वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. क्या जब वो यहां से जाएगा तो उसके ऊपर तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी वाज इन दिस डायरेक्शन, सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ तो ऐसे टकराएगा, है ना. तो फिर ये ऐसे टकराएगा, ये टकराव सब ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. बुक में से जिगजा करके स्ट्रेट लाइन दिखा देता है, तो कुछ ट्यूटर सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइन में एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं, तो नीचे 2 आ जाता है, बोलते हैं एनसीईआरटी में 2 एक तो कमी है. ठीक है, गड़बड़ हो जाता है. द मोशंस आर नॉट स्ट्रेट जिगजैग लाइक दिस. आप कहोगे सर बुक में क्या है, फोटो ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट दिया है तो गलत दिया है. नहीं, वो भी गलत नहीं है. कैसे? अगर डिस्टेंस 2 इलेक्ट्रॉन बीच में काफी कम दिखाएंगे हम, तो कोई भी कर्व का एक छोटा सा हिस्सा लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व का एक छोटा सा हिस्सा लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन, बट प्रैक्टिकली द मोशंस आर लाइक दिस. क्योंकि यहाँ पर अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर से ढकेलेगा, तो सॉरी मैं इधर फिगर बनाने में थोड़ा ऐसे कर देता हूँ. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर धकेल रहा था. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता शायद ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गया होता. अब इसके चलते ये इलेक्ट्रॉन बोल देने से गड़बड़ हो गया, हम फिगर करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, डायरेक्शन गड़बड़ हो गया. अगर आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से फेंका गया किस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विल गो लाइक दिस, है कि नहीं. So you see the path is coming out to be 2 dimensional. खैर आप लोग उसको एनालिसिस करके समझ सकते हो. आई एम कमिंग टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पार्ट. क्या है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो पहले इसको समझते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया था तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जिगजैग मूव कर रहे थे, और फाइनली ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी ऐसे से मूव कर रहे थे. फाइनली आके मतलब उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, कुछ समय के बाद 0 हो रहा था. ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, घूम घाम के 0 हो रहा था. अभी सोचो कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, अब भी वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. जैसे यहाँ से चलना शुरू किया था, अब यहाँ से चलना शुरू किया था, हर बार उसके ऊपर फोर्स थोड़ा इधर को इस डायरेक्शन में आएगा, तो एग्जैक्टली इस रास्ते में नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा इधर. ठीक है, नाउ इफ यू सी द डायग्राम गोस समथिंग लाइक दिस, थोड़ा लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस करते 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 जो फाइनली आके वो यहाँ पर पहुंचा था, वो फाइनली यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, कुछ यहाँ पे पहुंचेगा, तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले ऐसा 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 मोशन हो रहा था, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 था. अब क्या होगा, मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ऐसा 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 करके चलेगा, उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आर यू गेटिंग? तो मूव कर रहा है बहुत जोर से, लेकिन इधर को जा रहा है धीरे धीरे से. कितना वेलोसिटी में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ओवरऑल मूव कर रहा है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आया क्या? तो हम देखेंगे वो एंटायर इलेक्ट्रॉन क्लाउड धीरे 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 इधर मूव करने लगेंगे. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम समझाएंगे कैसे. पहले हम इसका स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखते हैं.
when an electric field is applied across when a potential difference, where a potential difference is applied across a conductor. The free electron cloud slowly start moving in opposite direction of E, opposite direction of E. This average velocity of electrons in opposite direction of E is called drift velocity. Just for sake of example, if the electron cloud moves a distance L in opposite direction of E in t seconds, then drift velocity क्या हो गया? L by t. ध्यान से रहे कि यहाँ पर L क्या है? मूवमेंट ऑफ द क्लाउड, नॉट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स. क्लाउड मूव कर रहा था इधर सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कहेंगे कि डिब्बे में गैस रखा हुआ है, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑल रैंडमली मूविंग. व्हेन यू मूव द डिब्बा, each molecule is jumping as it was jumping. जो इधर जंप कर रहा था इधर ही जंप कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज द क्लाउड इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द डिब्बा. है कि नहीं? तो हम कहेंगे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कूदते रहेंगे, बट देयर सेंटर विल बी मूविंग स्लोली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लाउड. जिसमें बताया शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, अब क्या होगा? सारा इलेक्ट्रॉन जिगजैग मूव तो करेंगे, लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे वो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे हैं. द एंटायर क्लाउड इज स्लोली मूविंग. तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट. क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला? क्या है, कैसे पता करेंगे क्लाउड कितना दूर जा रहा है? अगर L डिस्टेंस गया तो t सेकंड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी L by t. लेकिन निकालेंगे कैसे, कितना दूर गया कैसे पता करेंगे? लेट अस सी, वी विल गो फॉर द सेकंड डेफिनेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कैलकुलेट कैसे करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी? Drift velocity of the electrons in a conductor, how it can be calculated? चलो लिखते हैं bit number 2. Drift velocity of free electrons is mean velocity of all electrons averaged mean velocity averaged over all electrons. थोड़ा ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ? एक तो हम समझने के लिए बोल दिए वो क्लाउड कितना दूर गया, L डिस्टेंस गया t सेकंड में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज L by t. लेकिन निकालेंगे कैसे? इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को कभी कभार लोग थोड़ा सा रॉन्गली इंटरप्रेट कर देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. नो, एवरेज वेलोसिटी मतलब जैसे हम कहेंगे एवरेज एज ऑफ ऑल चिल्ड्रन, सम ऑफ ऑल द एजेस बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन.
एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर उसको इसलिए मोर अप्रोप्रिएटली कहने के लिए मैं मीन वेलोसिटी लिखा हूं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द मीन वेलोसिटी averaged over all electrons, means if V1, V2, V3 etc. represent the instantaneous velocities of different electrons, then ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, सिंपली जोड़ो V1, V2, V3 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही n तो रिलैक्सेशन टाइम में भी था, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम निकाल के जोड़ दिए, बाई n कर रहे थे। यहाँ पर भी सारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को निकाल दो, बाई n करो। मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एवरेज ओवर n इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सबका वेलोसिटी निकाल के n में डिवाइड कर दो, एवरेज ए, ठीक है। काफी जगह मैं देख रहा हूं इसको लेके काफी हरे तंगे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, और आई ऑल्सो ऑब्जर्व, आई एम ऑल्सो सरप्राइजिंग, क्योंकि कोई उसके ऊपर पूछता नहीं है, तो जिनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं, और बच्चे तो सुनने में माहिर है, दे आर नॉट मेकिंग एनी रिसर्च। कोई कुछ भी बोलते हैं, हाँ हाँ कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब नहीं है टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम, ध्यान रहे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी मतलब सारे का वेलोसिटी का जोड़ के n में डिवाइड करो, ठीक। अब हम ये चीज को निकालने की कोशिश करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। बीट नंबर 3, let us consider a case where there exists an electric field E in a conductor। तो आप क्या कहोगे, एक्सीलरेशन ऑफ कंडक्टर, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे हम लोग, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन E इंटू E बाय m। The force on an electron in an electric field E is E into E by m, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एक्सीलरेशन is E by m। लिखेंगे for a particular electron with thermal velocity U1 and the relaxation time, you know relaxation time is not defined for a particular electron, मतलब कौन सा रिलैक्सेशन टाइम, जो एवरेज, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना रिलैक्सेशन टाइम है। एंड रिलैक्सेशन टाइम कितना, τ1, the velocity gained is equal to v1, फॉर्मूला क्या है, u प्लस a τ1। तो कितना वेलोसिटी को गेन करेगा, v1 is equal to u1 प्लस a τ1, लेकिन a एक वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो a क्या होगा, वैसे दी इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स हो गया माइनस E बाई m, ऐसे। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्शन लिख रहे थे तो E बाई m लिख दिए थे, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो माइनस E बाई m, where like this। Similarly, for different electrons
इक्वल टू u2 प्लस a इज सेम, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है, a टाउ 2 एंड सो ऑन। तो फिर हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 एवरीथिंग डिवाइडेड बाय n, कैन बी रिटन एज u1 प्लस a1 tau 1, u1 प्लस a1 tau 1, u2 प्लस a2 tau 2, ठीक है, these are all vectors and go on adding by n. When you add them all, what you find? It is coming out to be u1 plus u2 plus u3 etc. whole divided by n plus a into tau 1 plus tau 2 plus tau 3 whole divided by n. What is this? इसका वैल्यू क्या था? summation of the thermal velocities, बिगिनिंग में पढ़े थे। ये क्या था? They were all jumping in random directions in such a way the center of mass was not moving. शुरू में थर्मल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, तो बता दिए ये कितना हो गया? 0। Electrons are jumping in different directions, but their center of mass is not moving. Sum of the thermal velocities is 0. ये क्या है? This is overall relaxation time. So you say it is a tau. I write tau 0. So drift velocity is coming out to be a tau 0. अब a का वैल्यू अगर डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? Let me write it here. Putting the value of a here, drift velocity में आपको क्या मिल रहा है? If you put the value of a, thus drift velocity is equal to a tau 0. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर है, चलो वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं। a का वैल्यू क्या था? माइनस ई बाई एम, माइनस ई बाई एम इंटू tau 0। यस, एंड क्या चीजें समझ में आ रहा है? अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो माइनस साइन नहीं लिखेंगे। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट्स नेगेटिव साइन, indicates that drift velocity is in opposite direction of e जिस डायरेक्शन में जाएगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। समझ में आ रहा है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने आया। कोई पूछेगा डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हो। बट द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यू हैव टू राइट दिस और राइट दिस, ठीक है, और राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये जो पॉइंट नंबर 3 लिखे ना, इसको क्या बोलते हैं बताओ? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको ये चीज लिखना, ठीक है। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, define relaxation time, find the relation between drift velocity and relaxation time, तीनों मिलके हो गया 3-4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाना पड़ेगा, जैसे पहले पार्ट में समझाया, रिलैक्सेशन टाइम समझाना पड़ेगा और एवरेज वेलोसिटी, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, दैट यू विल गेट फुल मार्क। तो ये हो गया चीजें। We have understood what is the relation between drift velocity and relaxation time. Next we will go for the next discussion. तो आज जितना हम लोग पढ़े इसके ऊपर इसमें से क्या क्या चीजों का आंसर आपको ढूंढ के निकालना है। पहला हुआ व्हाट इज करंट डेंसिटी एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। उसमें पक्का स्पेसिफाई करना है कि इट इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, शायद मैं डेफिनेशन लिखने में स्किप कर गया होगा, तो आपको लिखना होगा करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द करंट पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ व्हाट यू मीन बाय थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। चौथा हुआ व्हाट यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम। पांचवा हुआ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये जो 5 या 6 क्वेश्चन में बोला, इसका आंसर आपको लिखने के लिए आता है फ्रॉम आज का जो स्टफ मैं आपको दिया हूँ, आज का जो मटेरियल दिया हूँ, तो फिर आज की क्लास की जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, हम लोग करेंगे उसको न्यूमेरिकल्स को अगले क्लास में, लेकिन न्यूमेरिकल्स बोर्ड में ज़्यादा नहीं आते, जेई वगैरह में कभी कभार आते हैं, वेरी रेयरली आते हैं, बट मेडिकल एंट्रेंस वालों का तो सब कुछ आता है उनका, ठीक है। तो मेडिकल एंट्रेंस वालों के लिए ही करना है, क्योंकि ये ट्रिपल में काफ़ी कम मिलेगा उसके लिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।